नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार के 9 साल के कार्यों के बारे में मुझे आपसे विषय रखना है। आप सब भली भांति जानते हैं, फिर भी कुछ बिंदु मैं अपने हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज मैं देख रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहूंगा। मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई अहम फैसले लिए हैं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में भी है, पूरे राष्ट्र में भी है। मगर मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही करुणा भाव से अहम फैसला जो लिया है वो मेरे विभाग से रिलेटेड है। जैसे कि ये विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो दोनों मेरे डिपार्टमेंट हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र की वो एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है और इस पर फोकस करने के लिए इनको स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देना मैं मानता हूं कि बहुत ही अहम फैसला है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए। और उसी में मैं स्मरण कराऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने 108 का वहां शुरू करने का प्रारंभ किया था, एम्बुलेंस हम नागरिकों के लिए। और वो उतना उत्साह प्रेरक लगता था, बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बहुत सराहा था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये हम जब पूरे राष्ट्र के समाज जीवन की और उनमें होते हुए बदलावों को देखते हैं, तो उसमें उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। गए भाई 108 डायल किया और गाड़ी आ जाती है। और ये ग्रामीण लोगों में तो बहुत ही इनका स्वागत भी हुआ था, आज भी बहुत अच्छी तरह से इसकी वो है। मगर मैं उनके लिए ये जिक्र आज की प्रेस में इसलिए जोड़ रहा हूं कि नागरिकों के लिए तो ये सुविधा जब हुई थी तो बहुत सराही गई थी। मगर उस समय भी, और प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी तब तक भी, ये अबोल पशुओं के लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा विचार भी कभी नहीं हुआ था। उसको अंजाम देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इतना संवेदनशील निर्णय करने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। और मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे से देना, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। और जब ये फैसला हो गया तो राज्यों की ओर से भी एक डिमांड आई थी कि भाई आप एम्बुलेंस तो हमें दे देते हो, मगर बाद में हम इसका ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इसमें डीजल लगेगा, ड्राइवर लगेगा, डॉक्टर लगेगा, तो ये तो आप हमारे घर पे एक लायबिलिटी छोड़ जाओगे। तुरंत ही मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ड्राइवर,
डीजल, डॉक्टर, पैरावेट, इन सारी चीजों को चलाने में जो खर्च आता है, इसको आप एक प्रकार से आप रिकरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसमें भी 60% भारत सरकार देगी। ऐसा निर्णय करके इसको वायबल मॉडल के रूप में देश के पशुधन को डोर स्टेप टेक्नोलॉजी की मदद मिले, उसकी सारवार हो, और इसके लिए एक बहुत ही अहम फैसला मैं मानता हूं कि इस सरकार का माना जाएगा, और ये बहुत लंबे अरसे तक भारत के इस क्षेत्र को, पशुपालन क्षेत्र को, और इसके जरिए हमारे अर्थतंत्र को ये प्रभावित करता रहेगा। और आप सब जानते हैं, इसीलिए इनका भी जिक्र साथ में मैं करना चाहूंगा कि जब कोरोना की चर्चा होती है तो आज हम भी कह रहे हैं, दुनिया भी मान रही है। कोरोना मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत विस्तार से कहने वाला नहीं हूं, मगर 200 करोड़ को वैक्सीनेशन कर देना और अपनी वैक्सीन की भारतीय वैक्सीन बना के विश्व के लोगों को मदद करने का, ये एक अचीवमेंट है हमारी सरकार का, और बहुत ही गौरवपूर्ण अचीवमेंट है। मगर मैं आपको एक दूसरे एंगल से इस बात को जोड़ के बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे 1 साल पहले देश के सारे पशुओं को वैक्सीनेट कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये दोनों ऐसे बिंदु हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट सारे देश के लिए और वैक्सीनेशन सारे देश के पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर हमारे पशुधन में जो प्रमुख डिजीज है, मुंह पका, खुर पका, पीपीआर, इन सबको मिटाने के लिए और देश के सारे पशुधनों के स्वास्थ्य को देखने का और उसी पर अमल करने का, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हुए देश के संचालन में जो बदलाव लाने का प्रयास किया, उसमें एक चीज ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिगर है इसलिए आपसे शेयर करता हूं। 2000 ऐसे कानून थे जो समसामयिक नहीं रहे थे, उसको निरस्त करने का बड़ा साहसी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार में हो गया है। और सारे देश को इसी 9 साल में जिस बदलाव पे नाज है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा लोकतंत्र का पहला पत्थर जो है वो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत को मजबूती देने का, अगर मेरे शब्दों में मैं कहूं तो पहली बार प्रयास करने का यश मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहूंगा। मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से ही मेरा ज्यादा लगाव रहता है, इसी के लिए मुझे पता है कि ग्राम पंचायतों में क्या स्थिति थी। उसी ग्राम पंचायत को भारत सरकार के साथ सीधा जोड़ने का, उसको आर्थिक मदद करने का, और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का। आज हर ग्राम पंचायत को नियमित रूप से भारत सरकार से निश्चित की हुई राशि बिना किसी झंझट से मिल रही है।
पहले ये बात आज से 10 साल पहले ये सोचने की भी बात नहीं थी कि कोई ग्राम पंचायत का बंदा ये सोचे कि भारत सरकार से मेरे गांव के लिए पैसा लाना है। वो संसद के पीछे लगे रहते हैं, कलेक्टरों के पीछे घूमते रहते हैं, राज्य सरकार की वो करते रहते थे, मगर उनकी आवाज भी यहां तक नहीं पहुंचती थी। इसके हम ही साक्षी हैं। मगर आज हर सरपंच, मैं तो कई पब्लिक मीटिंग में मैंने सवाल पूछे हैं कि आप में से कोई सरपंच है, खड़े हो, तो सरपंचों ने खड़े होकर करोड़ करोड़ रुपये अपने गांव को मिला है ऐसा बयान पब्लिकली दिए हैं, जिनका मैं साक्षी हूं, जिसका मुझे बहुत गौरव है कि एक सरपंच खड़ा होके ये कहता है कि मेरे गांव को पैसा आता है। और मैं इनको जब पूछता हूं कि ये पैसा लेने के लिए आपको क्या क्या कोशिश करनी पड़ी और इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई, तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, नहीं किसी अधिकारी के पास, नहीं किसी जनप्रतिनिधि के पास, नहीं कोई सरकारी यंत्रणा का सामना करने के बजाय सरलता से समय से हमारे अकाउंट में सीधे पैसे आ जाते हैं। भारत सरकार के पैसे ग्राम पंचायत तक डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का एक सबसे बड़ा, मैं मानता हूं कि आर्थिक सुधार का कहो, अपने व्यवस्थापन को सुधार का कहो, सरकार की कार्यशैली में बदलाव का कहो, कुछ भी टाइटल के तहत मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का और मोदी जी का बहुत ही अहम फैसला है, जिसके चलते आज पूरे देश में अपनी पहली इकाई लोकतंत्र की जो है ग्राम पंचायत, उसको अधिकार दिया, पैसा दिया और वो पैसा खर्च करने का भी इनको अधिकार दिया। सो आज गांव में कहाँ पानी का काम करना है, कहीं स्वच्छता का काम करना है, रास्ते का काम करना है, स्कूल का काम करना है, इसके कई मद है, उसमें करने के लिए उनको अधिकृत भी किए और पैसे भी दिए। और मैं पक्के फिगर तो मेरे पास नहीं है, मगर करीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सरपंचों को ट्रांसफर की गई है डीबीटी के माध्यम से। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट मोदी जी के अकाउंट में मैं मेरी ओर से इनको धन्यवाद के सहित डालना चाहता हूं कि पूरे देश के सरपंचों को इन्होंने एम्पावर भी किए और साथ साथ इनको मदद करने का काम किया। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस ऐसे 1 मिनट लेके आपके साथ शेयर करूंगा। मैं धोरडो में अपने G20 के कार्यक्रम में गया था, कच्छ में। आप में से भी कई लोगों का वहां जाना हुआ होगा, वहाँ व्हाइट डेजर्ट भी है। तो वहां के सरपंच ने, वहां कार्यक्रमों के बीच में मुझे बताया गया, मेरा पुराना परिचय भी इनके साथ था, कि आप हमारा एक पंचायत घर में नया कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बनाया है राज्य सरकार की मदद से, तो उसका ओपनिंग आप इधर आए हैं तो आपके कर कमलों से हो जाए। हम तो वहीं थे ही, हम चले गए, मगर 100 लोग बैठ सके इतना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हॉल, सारी टेक्नोलॉजी से वहाँ वो ऑडियो विजुअल उन्होंने दिखाए। उन्होंने पहला जो कार्यक्रम हुआ था व्हाइट डेजर्ट का, एज ए सीएम मोदी जी ने पहली बार वहाँ किया था, उसका लाइव डेमो हमको दिखाया। मैं भी उस कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष के नाते उस कार्यक्रम का भी ऐसा था। ये एक पंचायत घर में इतना सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल देख के मैंने खुद ने कैबिनेट में बताया था कि सर मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं भारत सरकार का, मेरे विभाग में मेरी ऑफिस में ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है जो धोरडो के सरपंच के ग्राम पंचायत भवन में है। ऐसे निर्माणों का जिस प्रकार से हमारा काम करने का मोदी जी ने निर्णय किए, इसके चलते इस प्रकार का एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी के द्वारा आया गया है। साथियों, स्वच्छ भारत का जब ऐलान हुआ था तो उस पर व्यंग भी हुए थे, मगर आज मैं मानता हूं कि पूरे देश में
नए जनरेशन को अगर किसी चीज ने अपील किया है और खास तौर पे बच्चों तक जिस अपील को रिसीव किया गया है, ऐसा कोई विषय है तो ये मोदी जी का स्वच्छ भारत का नारा था। करोड़ों घरों में टॉयलेट का होना मातृशक्ति की इज्जत के रक्षक के रूप में इसका बहुत ही स्वागत हुआ। बच्चे कहते हैं कि कूड़ा बारी से नहीं फेंकना है, मोदी दादू ने ना किया है। ऐसा करके जो इनका इफेक्ट हुआ, ओडीएफ हमारे देश में एक गरिमापूर्ण तरीके से चला। मेरे पास पंचायत का भी विभाग में मुझे काम करने का मौका मिला था। एक पंचायत सरपंचों की मीटिंग में मेरा जाना हुआ था। कार्यक्रम के पश्चात मीटिंग समाप्त होने के बाद 2-3 सरपंचों ने फोटो लेने का आग्रह किया। तो मैंने कहा कि अभी हो गया, कार्यक्रम में जितना होना था हो गया, अभी ये फोटो वाला बहुत लंबा चलता है, अभी छोड़िए। तभी उन्होंने ये कह के हमारी फोटो लेने का आग्रह किया कि हम ओडीएफ ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, इसलिए आपको फोटो हमारे साथ लेनी पड़ेगी। ये एक विषय किस प्रकार से जमीन तक पहुंच जाता है, उसका ये बहुत ही अद्भुत और सुखद अनुभव हमको रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा अंतिम छोर तक विकास को पहुंचाने का अपना जो मोदी जी का नारा स्वयं का दिया हुआ, सबका साथ सबका विकास, सार्वत्रिक रूप से इसको लागू करने के लिए सरकार की कार्यशैली में एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से इंटरवेंशन करते हैं, इनका सबसे अच्छा उदाहरण मेरे हिसाब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टों का निर्णय करना और उस पर अमल करना। उन्होंने छांटा कि भाई ये जो जा रहा है, वो एक पुरानी कहावत थी, वो तो साहब को तो दिमाग में होगी ही होगी, मुखिया मुखसा चाहिए खान पान सो एक, मगर फिर पालत पोलत सकल अंग तुलसी सहित विवेक। खाने का तो एक ही अंग है, मगर हाथ को चाहिए वो हाथ को मिलता है, आंख को चाहिए वो आंख को मिलता है, दिमाग को चाहिए वो दिमाग को मिलता है, पांव को चाहिए वो पांव को मिलता है। ये जो है सो देश में कई हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट पाए गए कि जो एवरेज हमारा जो भी होता था, स्टेट का नेशनल का जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें वो पीछे रह गए थे। उनको साथ लाने के लिए मंत्रियों को हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रूबरू जाना, वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करना और इनको साथ लेने का प्रयास करना, एक प्रकार से विकास को सार्वत्रिक रूप से बढ़ावा देने का इस कार्यशैली का जो दिग्दर्शन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, इसके चलते अधिकारियों में भी इनका इम्पैक्ट आया। और मोदी जी ने राज्यों से आग्रह किया था कि आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हेड के रूप में युवा अधिकारियों को लगाए जिसमें जोश है, और कई राज्यों ने इनको बहुत ही विधायक रूप से लिया। और आज मेरा खुद का भी मैं अनुभव आपको बता सकता हूं कि इसमें हम जाते हैं तो अधिकारी बड़े गर्व से उस दिशा में काम करते हैं कि अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, अगला लक्ष्य हमारा है कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वो जब हम यहाँ पहुंचे हैं और हम ये कर रहे हैं, ऐसा एक कलेक्टर एक डीएम जब बोलता है तो लगता है कि ये इसमें अपना एक पन इसको लागू होता है। इस अपील का इम्पैक्ट अभी हमको इसमें देखने को मिल रहा है। साथियों, पूरे देश में जिस प्रकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ मोदी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट अभी दिया बॉर्डर विलेज का, पूरे बॉर्डर को चेतन कर देने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ, जहां से लोग पलायन न हो, वहां प्रस्थापित हो,
वो विकास की दृष्टि से तो अहम है ही है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम है। सो बॉर्डर विलेज को तवज्जो देने का प्रयास हुआ। वहां जाने से जानकारी मिलती है कि ऐसे दूर दराज के गांव में, मैं लेह में एक गांव में गया था, मैं गांव का नाम तो अभी मिस कर रहा हूं, मगर वहां एक रोड के किनारे पे एक ही घर था। अधिकारियों ने वहां गाड़ी ठहराई और वहां जाके हमने बातचीत किया। वो अपनी भाषा में बोलती थी, बहन थी घर पे, पुरुष नहीं था। हमारे साथ जो वहां के लोकल कार्यकर्ता थे उन्होंने बात किया तो उनकी बात बात में मोदी छुरा शब्द बोलती थी वो। मैं तो इसका कोई भावार्थ समझ नहीं पाया था। बाद में अधिकारियों से पूछा कि ये बहन क्या मोदी छुरा क्या बोल रहे हैं, तो वो पानी के बोर को वहां छुरा बोलते हैं, मोदी छुरा बोलते हैं। वहां पानी का बोर लगाया गया सौर पैनल से और सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगा के उनके घर में पीने के पानी की योजना थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि जहां बाय एयर बाय ट्रेन हमारा जाना दुष्कर है, वहां मोदी जी ने अपनी योजना को पहुंचा दिया है। और वहां उस एक घर के घर में, इसका मैं ही साक्षी हूं, उनके साथ मैंने उसका वीडियो भी लिया था। मगर ऐसी दूर दराज के क्षेत्र को ये मॉडर्न विलेज करके अपने बॉर्डर विलेज के कॉन्सेप्ट को मोदी जी ने, मतलब पूरे देश के बॉर्डर को, पूरे देश के पंचायत को, पूरे देश के किसान को भारत के अर्थतंत्र के साथ मोदी जी ने जोड़ दिया, वो भी डीबीटी से। मैं खुद किसान हूं। कभी भी मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी कोई सरकार आएगी, तो सरकार में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे जो वहां से बटन दबाएंगे और हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। ऐसे कभी विचार भी एक किसान के नाते नहीं हुए थे। 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए उसके अकाउंट में जमा हो गए। तो आप एक चित्र की कल्पना कर सकते हो कि पूरे देश की बॉर्डर को प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, पूरे देश की पंचायतों को उसके मन मस्तिष्क के विकास के विस्तार में है, वहां का सरपंच बेनिफिशियरी है, वहां का किसान बेनिफिशियरी है, और एक प्रकार से समग्र भारत को इस दिशा में ले जाने का, और अर्थतंत्र में जो हमारी कमियां थी, प्रधानमंत्री के नाते अभी यहां मैं कोई टीका करने के रूप में नहीं कह रहा हूं और एलिगेशन करने का मेरा इरादा ही नहीं है, मगर है, फैक्ट है कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, गांव में जाते जाते 15 पैसे हो जाते हैं। वो एक प्रधानमंत्री की व्यथा थी, उसकी पीड़ा थी, ये व्यवस्था थी हमारी, उसको सुधारने की जरूरत थी। मैं मानता हूं कि इसका सॉल्यूशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, और आज वो गांव, किसी भी गांव का साधारण नागरिक अंदाज लगा सकता है, फॉर्मूला है कितना पैसा देना। इसको आप सही कर सकते हैं। मेरे ध्यान में जो है वो 480 रुपया पर हेड पर एनम उसकी फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के तहत वो गांव वाले को पता लग सकता है कि हमारी आबादी इतनी है, हमारे अकाउंट में इतने रुपये आने चाहिए, और वो आते हैं। सो 100% अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने का, ट्रांसपेरेंट करने का, पारदर्शी करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के जरिए हो गया है। मैं 1-2 उदाहरण दिए, मगर कुल जो है हमारा 9 साल का, वो करीबन 29,77,109 करोड़ रुपये, आप मोटे तौर पर 30 लाख करोड़ रुपये बोल सकते हो। वो डीबीटी से उन लाभार्थियों के अकाउंट में बिना झंझट के पहुंचाने का, मतलब अधिकार उसको सुपुर्द करने का बहुत बड़ा अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमारा हो गया है।
12 करोड़ घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन के नाते हो गया। साथियों, मैं एक छोटी सी हटके बात भी आपके साथ इस विषय में करना चाहता हूँ कि इकोनॉमी और एक्सपोर्ट और कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट बहुत मेरे उसमें नहीं है, मगर अभी भी मेरे जानकारी में जो आया, ये मोबाइल 14 तक हमारे यहाँ मोबाइल मतलब अच्छा मोबाइल है तो इंपोर्टेड ही होना, और ये भी एप्पल और ये सैमसंग वगैरह हमारे बाजू मतलब गुजरात में काठियावाड़ प्रांत में तो उनके जॉक्स चलते थे। हम बोलते थे सैमसंग, तो वो बोलते थे कानसंग, वो भी रामसंग भी है, सैमसंग अकेला नहीं है, रामसंग भी इसके साथ आया है, ऐसे बोलते थे। तो ये 2 लोग हमारे यहाँ बनाते थे, वो और भी बहुत छोटी मात्रा में, और सारे का सारा हमारा इंपोर्ट हो रहा था। अकेले पिछले साल $9 बिलियन के मोबाइल हमने एक्सपोर्ट कर दिए, और 200 कंपनी आज भारत में मोबाइल बना रही है। अकेले एप्पल में भारत के 1 लाख लोग काम कर रहे हैं भारत में, उन्होंने इधर आ गए। सारी कंपनियां जितने नाम हैं वो सभी अभी इसके बनाने के ठौर भारत में हो गए, और हम इसको एक्सपोर्ट करने लगे। दुनिया में एक्सपोर्ट करने वालों में हमारा अच्छा स्थान हो गया। उस प्रकार के ये सारी स्टार्टअप और यूनिकॉर्न का जो जिक्र होता है, आप सब जानते हैं कि अभी 90,000 तक हमारा ये स्टार्टअप का फिगर पहुंच गया। इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं, और आपने एजुकेशन में जब हमारी नई पॉलिसी आ गई और पूरे हमारे जो देश में नए चीजें बन गए, 7 IIM, 7 IIT, 15 एम्स, 209 मेडिकल कॉलेज, 320 नई यूनिवर्सिटी और 5,000 से ज्यादा नए कॉलेज, ये हमारे इस कालखंड में हो गए। और हाईवे, एयरपोर्ट, रेल, ये सब आप जानते हैं कि जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, जिसके चर्चे सिर्फ नहीं हमारे देश में, पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया मोदी जी के नेतृत्व में बदल दिया है। मोदी जी ने हमारे देश की शाख करके कई ऐसे निर्णय ले लिए, जिसमें आप 370 को भी आप कह सकते हैं कि वो 10 साल से पहले कोई मानता नहीं था कि ये ऐसा होगा, और अभी वहाँ के जो दृश्य हमको देखने को मिलते, G20 का कार्यक्रम वहाँ हुआ, और उसके बाद कुछ ही दिनों 2 दिन बाद ही मैंने वहाँ एक मीटिंग रखी, तो राज्य के 15 स्टेट के मंत्री और 10 जहाँ से मंत्रीगण नहीं आए थे वहाँ से मुख्य अधिकारी, ऐसा VIP कॉन्क्लेव वहाँ श्रीनगर के अंदर हो सकता है, और हुआ। और कार्यक्रम जहाँ ऑडिटोरियम में वहाँ था, वहाँ किसानों को बैठने की जगह नहीं मिल सकी, इतना खचाखच कार्यक्रम से भरा हुआ ये कार्यक्रम अब कश्मीर में हो रहे हैं। वो एक प्रकार से देश के सरकार के अंदर आम आदमी का विश्वास, जनता के प्रति उनकी जो एक प्रकार का आत्मविश्वास का वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, उन सारी चीजों को देखने से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन के कालखंड में हमारे प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से हमारे बच्चों को हम सही सलामत तौर पे इधर लाए, और उन बच्चों ने जब बताया कि हम हाथ में तिरंगा लेकर उस युद्ध भूमि में से निकल रहे थे, तो पता चला कि हमारे तिरंगे की आन बान शान सिर्फ हमारे राष्ट्र के सीमित न रहते हुए विश्व के फलक पर भी इसका मानदंड बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। धन्यवाद। कि आप कुछ पूछना चाहें। प्रज्ञा कौशिक।
अभी तो जैसे आपने सुना है ऐसा मैंने ही सुना है, और मैं मानता हूं कि ये शायद ऐसे ही कांग्रेस की मानसिकता सतह पे आ गई है। इसका जवाब खड़गे जी को देना चाहिए कि वो इस दिशा में अपनी नई सरकार उन्होंने वहां बनाई है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, तो ये गोवध से प्रारंभ करना चाहते हैं सरकार का चलाना। श्रीमती सोनिया जी को इसके बारे में स्पष्टता करनी चाहिए, और इनकी स्पष्टता के बाद हम सरकारी तौर पर इसका कॉग्निजेंस जरूर लेंगे। शैलेंद्र डीडी। जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में एक ऐसी योजना चलाई गई पशुपालन को लेकर, खासतौर पर पशुओं का टीकाकरण, खुरपका और मुंहपका जैसे रोग को लेकर, इसका क्या प्रगति रही? चूंकि ये अपने आप में देखें तो बहुत अनोखी योजना थी और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव हम देख रहे हैं कि पड़ा है। खुरपका जैसे रोग से लोग जो पशु थे उनमें बहुत फर्क पड़ता था। एम्बुलेंस के बाद एक दूसरी योजना, कितने टीके लगे होंगे या कितना इसका सफलता का रहा होगा, उसमें अगर कोई नहीं, मैं हमको आपको रिकॉर्ड तो जरूर आपको उपलब्ध मैं करा सकता हूं और पहुंचा दूंगा इतने, क्योंकि ये हर स्टेट के फिगर आते हैं और ये हर महीने वेरिएबल होता है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मुंहपका, खुरपका, पीपीआर इस प्रकार के रोगों से ये क्या होता है कि जो यदि दुधारू अपनी गाय या भैंस है उनको हो जाने से वो दूध देना बंद कर देती है, तो इसका बहुत बड़ा असर पशुपालक की आय पे होता था। अब ये इनको टीकाकरण करने से वो उससे बच जाता है, तो इंडिविजुअल तौर पे पशुपालक की आय तो सलामत हो जाती है, मगर हमारा फूड सिक्योरिटी को भी ये बहुत ही मदद रूप इस डिसीजन से हो रहा है। और टीकाकरण के वजह से हम इस सारे देश के पशुपालकों को राज्यों की मदद से सुचारू ढंग से टीकाकरण करने से आज हम दुनिया में दूध उत्पादन में नंबर 1 है और टिके रहे। पीयूष। सर, 2019 में जब बजट आया था तो ब्लू इकोनॉमी का जिक्र हुआ था, जो कि सीधा सा आपके विभाग से आती है, मत्स्य पालन से। उस दिशा में क्या कुछ काम हुआ है? अच्छा सवाल किया, और मैंने जिक्र तो शुरुआत से मेरी 2 योजना से करना था, इसका भी बताने की जरूरत थी। एक छोटा सा फिगर इसके बारे में मैं आपसे शेयर कर लूं। हम फिशरीज सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया, वो भी एक मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी एक दिशा है इस सेक्टर के ऊपर फोकस करने की। 2014 तक 1947 से आजादी से लेकर 14 तक फिशरीज विभाग में भारत सरकार का व्यय 3,680 करोड़ रुपए का है। 3,680 करोड़ रुपया टोटल व्यय फिशरीज सेक्टर का आजादी से लेकर 14 तक का। और फिशरीज मंत्रालय स्वतंत्र बनाने के बाद प्रधानमंत्री श्री ने उसमें एक योजना दिया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली एक योजना का वॉल्यूम है 20,000 करोड़ रुपया, 20,050 करोड़ का एक योजना डाला। पूरे कोस्टल हमारा 8,000 किलोमीटर का लंबा कोस्टल एरिया है, और हमारा EEZ जो है वो तो 200 किलोमीटर समुद्र में हमारी हुकूमत रखता है। उन सारे को मिला के इतना बड़ा एरिया था, उसमें फिश लैंडिंग सेंटर, हार्बर, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स थे उनको मदद करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त फंड का सृजन किया गया, जिनका हम राज्य सरकारों के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। तो फिशरीज सेक्टर फोकस में भी आया और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, और हमारी इस योजना के तहत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने से फिशरमैनों की आय में भी सुधार हुआ। और मुझे जरूर बताना चाहिए कि पहले अकेले किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद फिशरमैनों के लिए भी KCC कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है, और पशुपालकों के लिए भी KCC कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। रुक जाइए, अभी
अगला सवाल था इधर से ठाकुर रविंद्र सिंह। पुराने खिलाड़ी हैं। वैसे तो मैं गुजराती हूँ, आप सब जानते हैं। वहाँ एक गीत है, वहू करे छे अपना घरनी बात जो आ वोवे वगोवा मोटा खोरड़ा रे लोल। हमारे घर की बात जो होती है वो घर में हो सकती है। यहाँ उनको सब कुछ कहने की आजादी है, कह सकते हैं, विपक्ष का अधिकार है, वो सरकार की टीका करे, निंदा करे, मगर विदेश की धरती पर जाके नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं। वहां भारत है, वहां कांग्रेस भाजपा नहीं है, वहां भारत है। और भारत के प्रति, भारत के बारे में कुछ भी बोलना गलत, वहां हमारे देश को बदनाम करना हो, सरकार को बदनाम करना, मतलब वहां देश बदनाम होता है, वहां सरकार बदनाम नहीं होती है। ऐसे मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं और उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। उसको ये उनके साथ उनको जानकारी लेना चाहिए कि ये 90,000 जो स्टार्टअप हो गए हैं वो राम मंदिर बनने के साथ साथ बन गए हैं। वो अलग से डिपार्टमेंट इसका नहीं खोला है। और राम मंदिर में जाके रोजगार देने का नहीं होता है, करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का विषय था, उसको प्रस्थापित करने में पूरा भारत गौरव महसूस कर रहा है। कहाँ उस समय जब पित्रोड़ा जी हमको हमारी सलाहकार करते थे भारत सरकार का, तब ये मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। वही मैं बताया कि अब $9 बिलियन के हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके ही सलाहकार जो थे वो आज भारत में बैठ के यहाँ मोबाइल बना रहे हैं। ये इनका जवाब है। आनंद जी, सरकार के 9 साल पूरे हो गए, अगले साल लोकसभा का चुनाव है और हम देख रहे हैं जो सहयोगी आप लोगों को छोड़ के चले गए तो फिर से वापस एनडीए के कुंबे में आने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो आपको छोड़ के चले गए तो फिर से आप लोगों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये एक सतत प्रक्रिया है। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में आना जाना, मिलना बिछड़ना, ये होता रहता है। कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स लीडरशिप के कारण भी ये घटनाएं होती रहती हैं, कभी कभी फिर से ये इस पर बातें होती रहती हैं, और ये सतत चलती प्रक्रिया है। एनडीए चालू अभी भी इस साल भी आगे बढ़ेगा, आगे भी चलता रहेगा, और इसमें नए दल भी जुड़ते रहेंगे, पुराने दल भी आ सकते हैं। भारत 24। वो मैंने मेरे जिक्र में बताया था कि 30 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से, उसका पक्का फिगर तो है 29,77,109 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके लाभार्थियों तक पहुंचाने में हम सफल हो गए। वो मैंने जिक्र किया था कि पहले वो 1 रुपया भेजने से 15 पैसा पहुंचता था, तो वो सिस्टम का दोष था। वो सिस्टम को सुधारने के लिए ही ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसपेरेंसी में उपयोग करने का प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उसका ये नतीजा है। और इसी के कारण ट्रांसपेरेंसी आई, और जिनके हिस्से में जो जाना था वो वहां पहुंच रहा है, उसके अधिकार का वो भुगतान कर रहा है। रविकांत राय। वो तो हमारी बात सही थी, उसको वो साबित ही, अब उसको समर्थन दे रहे हैं। पहले हमारे सामने वो एलिगेशन था कि हम पार्शल कुछ कर रहे हैं,
अब उसको पता चला कि मोदी सरकार में किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं होती है, न्याय के पक्ष में हर कार्यवाही होती है। इसका ये समर्थन करने वाला किस्सा है। लास्ट अब छोड़ दो। भागलपुर में जिस तरीके से बिहार के भागलपुर में जिस तरीके से पुल गिरा है, सरकार इस पर अपनी बस आरोप प्रत्यारोप करे, लिपापोती नहीं कर रही है। पुल गिरा पुल गिरा। नहीं, इसमें भारत सरकार की ओर से मैं आपको एक बहुत ही विनम्रता से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में किसी भी घटना के प्रति कोई लिपापोती का कोई कार्यक्रम चला ही नहीं रहे हैं। कोई इसको कवर अप करने का है, राज्य सरकार का विषय है, भारत सरकार का विषय है। उनको देखकर न्याय के पक्ष में ही कार्यवाही होगी और उचित कार्यवाही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।